आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी सिलेक्शन कमेटी असर-ए-नौ तश्कील देने का फैसला किया है। सिलेक्शन कमेटी का बाज़ाब्ता ऐलान जल्द मुतवक्के है। सिलेक्शन कमेटी में साबिक क्रिकेटर आकिब जावेद और अजहर अली को शामिल करने का फैसला किया गया है। तफसील जानेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे सुहेल इमरान से। सुहेल बताएगा मजीद क्या फैसला किया गया है? जी, जो कौमी सिलेक्शन कमेटी इस वक्त थी उसमें से मोहम्मद यूसुफ के जाने के बाद उसके मेंबरान की तादाद खासी कम हो गई थी और सिर्फ कप्तान, कोच और असद शफीक ही शामिल थे। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, क्योंकि आगे खासा लंबा टूर है, पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका जाना, तो उनकी टीमों की सिलेक्शन से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी जो सिलेक्शन कमेटी है उसको असर-ए-नौ तरतीब देने का फैसला किया है। और नई जो सिलेक्शन कमेटी बनाई जा रही है उसमें साबिक क्रिकेटर आकिब जावेद, साबिक कप्तान अजहर अली, असद शफीक जो है वो बरकरार रहेंगे। इसके साथ साथ जो एक इंक्लूजन है इस सिलेक्शन कमेटी में, पहली मरतबा होगा ऐसा, वो उनमें है साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और साबिक ICC एलीट अंपायर अलीम डार को भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बनाया जा रहा है। हसन चीमा डाटा एनालिस्ट के तौर पर इसमें बरकरार रहेंगे सिलेक्शन कमेटी में। साबिक कप्तान जो साबिक क्रिकेटर हैं आकिब जावेद, उनको कन्वीनर मुकर्रर किए जाने का इम्कान है, जबकि साबिक कप्तान अजहर अली जो होंगे वो यूथ डेवलपमेंट की भी जिम्मेदारियां इसके साथ निभाएंगे। सिलेक्शन कमेटी के जो 5 अरकान है इस वक्त वो नॉन वोटिंग है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जल्द जो नई सिलेक्शन कमेटी है उसका ऐलान करेगा और उसी में वजाहत की जाएगी कि कप्तान, कोच और जो 5 नॉन वोटिंग मेंबर्स हैं वो सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे। लेकिन ये 5 अरकान के बारे में हमारे इजराइल ने तस्दीक की है कि जो असर-ए-नौ तरतीब दी जा रही है कौमी सिलेक्शन कमेटी, उसका हिस्सा होंगे। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए सुहेल। मुल्तान की बैटिंग विकेट पाकिस्तानी बैटर्स के लिए इंतहाई खतरनाक बन गई। बज़ाहिर ड्रॉ होते हुए टेस्ट मैच को बचाने के लाले पड़ गए। इंग्लैंड ने 7 विकेट पर 823 रन का पहाड़ खड़ा किया। हैरी ब्रूक ने ट्रिपल सेंचुरी और जो रूट ने डबल सेंचुरी स्कोर की, लेकिन पाकिस्तान के 6 खिलाड़ियों सिर्फ 152 रन पर पवेलियन लौट गए। इनिंग्स की शिकस्त से बचने के लिए मजीद 115 रन बनाने होंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड का टेस्ट मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। इंग्लैंड ने चौथे रोज 492 रन 3 खिलाड़ी आउट से पहली इनिंग्स दोबारा शुरू की। ब्रुक और जो रूट इंतहाई जारहाना मूड में दिखाई दिए। जो रूट 262 रन की इनिंग्स खेलकर आउट हुए। रूट के जाने के बाद ब्रुक का बैट रन उगलता रहा। उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी 310 गेंदों पर बनाई। ये टेस्ट क्रिकेट की दूसरी तेज तरीन ट्रिपल सेंचुरी भी थी। ब्रुक 317 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लिश कप्तान ने 7 विकेट पर 823 रन के स्कोर पर इनिंग्स डिक्लेयर की। पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स ड्राउने ख्वाब की तरह शुरू हुई। 82 रन पर 6 विकेटों से महरूम होने के बाद सलमान अली आगा और आमिर जमाल ने इनिंग्स संभाली और खेल के इख्तिताम तक कोई विकेट ना गिरने दी। बलूचिस्तान के इलाके दुक्की में कोयले की कानों पर दस्ती बमों और रॉकेटों से हमले किए गए हैं। हमलों के नतीजे में 19 कारकुन जाँ बहक हो गए हैं। लोरालाई जिले में वाक़ई कानों पर हमले में भी 7 अफराद जख्मी हुए हैं। जहां बहक कानकनों का ताल्लुक किला सैफुल्ला, पिशीन, योब, कुचलाक, मुस्लिम बाग, मूसा खेल और अफगानिस्तान से है। कान मालिक का कहना है हमलावरों ने कोयला कान की मशीनरी को भी जला दिया है। पुलिस के मुताबिक रात गए नामालूम मुसल्लह अफराद ने दुक्की के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हाजी खैरुल्लाह की कोयला कानों पर रॉकेट और दस्ती बम से हमला किया और वहां मौजूद कानकनों पर फायरिंग कर दी। मेडिकल ऑफिसर दुक्की अस्पताल डॉक्टर जौहर सदोजई के मुताबिक मुसल्लह अफराद के हमले में 19 कारकुन जाँ बहक जबकि 7 जख्मी हुए। जख्मियों को दुक्की अस्पताल में तिब्बी इमदाद के बाद टीचिंग अस्पताल लोरालाई मुंतकिल किया गया। कोयला कान के मालिक हाजी खैरुल्लाह ने बताया कि मुसल्लह अफराद ने कोयला कानों की 10 मशीनरीज को भी आग लगा दी। वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस और FC मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। दासू हाइडल पार्क प्रोजेक्ट हमले के मास्टरमाइंड समेत गिरफ्तार 2 दहशतगर्द फायरिंग के वाक़े में हलाक हो गए हैं। तर्जुमान CTD का कहना है कि दहशतगर्दों को सिक्योरिटी खदशात पर साहिवाल जेल से मुंतकिल किया जा रहा था। दहशतगर्दों को छुड़ाने के लिए उनके साथियों ने पुलिस पर फायरिंग की। हमलावरों की फायरिंग से गिरफ्तार दोनों दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग का यह वाकया साहिवाल समंदरी रोड के करीब पेश आया। तर्जुमान CTD का कहना है कि दासू हमले में मुलव्वस दहशतगर्दों को अदालत सजाए मौत सुना चुकी है। 14 जुलाई 2021 को दासू हमले में 9 गैर मुल्कियों समेत 13 अफराद हलाक और 20 जख्मी हुए थे। खबर देंगे आपको वादिये नीलम के इलाके जागरान डिब्बा में आग लगने से 10 मकानात जल गए। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि आग पूरे मोहल्ले में फैल गई।
और इमदादी टीमें आग बुझाने में मसरूफ हैं। आग से मकानात को नुकसान पहुंचा है, जानी नुकसान नहीं हुआ। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। अभी आपको खबर दें, मुजाविजा 26वीं आईनी तरमीम पर पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास आज होगा। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह इजलास की सदारत करेंगे। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI समेत दीगर जमातों के नुमाइंदे शरीक होंगे। मौलाना फजलुर रहमान से पीपल्स पार्टी के वफ्द की जुमेरात को मुलाकात हुई। पीपल्स पार्टी वफ्द ने फजलुर रहमान को उनकी तजावीज़ तस्लीम करने की हालिया सूरत हाल से आगाह किया। शरीर रहमान ने कहा कि सब स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से आगे बढ़ना चाहते हैं। इस सवाल पर कि क्या आईनी तरमीम 25 अक्टूबर के बाद भी जा सकती है, शरीर रहमान ने कहा कि क्यों नहीं जा सकती। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात हुई है। मियां नवाज शरीफ ने कहा कि मिसाक़ जमहूरियत से गैर जमहूरी कुव्वतों का मुकाबला किया। तमाम जमहूरी कुव्वतों को मिलकर पार्लियामेंट के जरिए अदल का निज़ाम वज़ा करना है ताकि कोई भी जमहूरी निज़ाम को जब चाहे पटरी से न उतार सके। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा वो नवाज शरीफ के सियासी कैपिटल, विजन, सोच और तजर्बे की बहुत कदर करते हैं। मुल्क और कौम को आपके सियासी तजर्बे, सोच और पॉलिटिकल विजन की ज़रूरत है। सऊदी सरमायाकार वफ्द के दौरान पाकिस्तान में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुफाहमत की 27 याददाश्तों पर दस्तखत हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ अल फालेह ने मुलाकात की। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी शरीक हुए। सऊदी वज़ीर ने कहा कि सऊदी अरब मुआशी इस्तेहकाम में पाकिस्तान की मदद करना चाहता है। दोनों मुल्कों को किसी मुआहदे की ज़रूरत नहीं, हम दोस्त नहीं एक ख़ानदान हैं। SIFC की सहूलतकारी को अहम करार देते हुए सऊदी वजीर ने कहा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सऊदी अरब के लिए रेड टेप को रेड कारपेट से बदलने पर जोर दिया है। सऊदी वजीर के सरबराही में मेहमान वफ्द ने सदर आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात की। मईशत, ज़राअत, कानकनी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इआदा किया। मेहमान वफ्द ने आर्मी चीफ से भी मुलाकात की। जनरल आसिम मुनीर ने शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की पाकिस्तान के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि बड़े तजारती वफ्द का दौरा पाक सऊदी पायदार और बरादराना ताल्लुकात की तस्दीक करता है। पाकिस्तान के दौरे पर आए सऊदी वजीर बराए सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ का कहना है कि मुसद्दिक मलिक उनके उस्ताद हैं जिन्होंने मुझे सिखाया कि सऊदी अरब में कैसे इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनाएं। हमने उनकी तजवीज़ पर अमल किया। आज हमें अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरक्की पर फख्र है। Musaddiq mentioned even as consultants and subject matter experts, he mentored me and taught me. He was very humble when he called me his boss. He was actually telling me how to build an industrial cluster in Saudi Arabia, and we took his advice, and we're very proud that our industrial sector is one of the fastest growing, the most competitive, certainly in the region. वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने सेल्स टैक्स में अरबों रुपए की टैक्स चोरी का इंकिशाफ कर दिया। वज़ीर ख़जाना ने कहा मुल्क में सालाना 7,000 अरब रुपए की टैक्स चोरी में से 50% सेल्स टैक्स की मद में है। सीमेंट, आयरन एंड स्टील, बैटरीज, टेक्सटाइल और मशरूबात के शोबे में 242 अरब रुपए टैक्स चोरी का फ्रॉड पकड़ा गया है। वज़ीर ख़जाना ने कहा अब हमारे पास इन्फोर्समेंट के अलावा कोई चारा नहीं है। नॉन फाइलर्स को भी परेशान होना चाहिए। रिपोर्ट करेंगे सैफुर रहमान। सेल्स टैक्स की मद में 242 अरब रुपए का फ्रॉड पकड़ा गया। फ्रॉड किया गया जाली इनपुट क्लेम्स के जरिए। टर्नओवर में गलत बयानी की गई और इजाफी इनपुट क्लेम्स जमा कराए गए ताकि जायद रिफंड्स हासिल किए जा सकें। ये सब बताया वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल के हमरा इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान। उनका कहना था 300 से जायद बिजनेस में से आयरन एंड स्टील सेक्टर में 29 अरब, बैटरी सेक्टर में 11 अरब, सीमेंट सेक्टर में 18 अरब, मशरूबात में 15 अरब और टेक्सटाइल सेक्टर में 169 अरब रुपए का टैक्स फ्रॉड पकड़ा गया है। उस वक्त हमने जिक्र किया था कि ओवरऑल जो इवेजन है या लीकेज है इस क्लोज टू 7 ट्रिलियन रुपीस। अब उसमें से अगर आप देखें तो तकरीबन 50% ऑफ दैट इज सेल्स टैक्स इवेजन। ये जो 3.4 ट्रिलियन की बात हो रही है, 3 लाख कंपनीज हैं,
जो रजिस्टर्ड है फॉर सेल्स टैक्स, हमारे पास चारा कोई नहीं रहा कि हम इस इन्फोर्समेंट की तरफ जाएं, बिकॉज दिस काइंड ऑफ लीकेज वी सिंपली कैन नॉट अफोर्ड। मैं बार बार ये कहता हूँ कि एज अ कंट्री आवर हैंड हैज़ बीन फोर्स्ड। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल ने कहा, पाकिस्तान में सेल्स टैक्स इनपुट एडजस्टमेंट से बड़ा कोई फ्रॉड नहीं। अकाउंटिंग एक्ट नहीं है, ये क्रिमिनल एक्ट है एंड इट विल हैव क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसेस। हम इंशाल्लाह अगले 1-2 हफ्तों में जिन लोगों के बारे में हमें सबूत है, हम उन्हें इंशाल्लाह जो हमारा मुतलका विंग है वो आफ्टर ड्यू लीगल प्रोसेस उनको अरेस्ट करने जा रहा है। विफाकी वजीर खजाना ने कहा, नॉन फाइलर्स को भी परेशान होना चाहिए। GDP में टैक्सों की शरह 13.5% तक बढ़ानी है। ये भी सस्टेनेबल नहीं है ना। हाउ कैन इट बी कि 24 करोड़ का ये मुल्क है, 240 मिलियन, अनफॉर्चुनेटली वी आर स्टिल ग्रोइंग एट 2.5%, एंड पीपल हियर इन द कंट्री डोंट वांट टू डील विद द टैक्स अथॉरिटी। ये जिस तरह ये इख्तरा जो है नॉन फाइलर वाली, ये सिर्फ ये वाहिद मुल्क है जहाँ इस तरह की इख्तरा है, जिस तरह भी चेयरमैन FBR ने कहा, जो हमने ख़त्म करना है, लेकिन यू हैव टू डील विद द टैक्स अथॉरिटी। वजारत खजाना के एलामिये के मुताबिक सेल्स टैक्स चोरों के खिलाफ आइंदा 6 हफ्तों में बड़ा क्रैकडाउन होगा। सेल्स टैक्स चोरी की सजा 10 साल तक कैद और भारी जुर्माने हैं। सैफ रहमान, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने कहा है कि 14 अक्टूबर के बाद नॉन फाइलर की कैटेगरी खत्म हो जाएगी। टैक्स रिटर्न्स फाइल ना करने वालों के बैरून मुल्क सफ़र करने, मनकुला जायदाद और गाड़ी खरीदने, इसके अलावा सरमायाकारी करने और नॉर्मल बैंक अकाउंट चलाने पर भी पाबंदी होगी। सेल्स टैक्स कवानीन के तहत गलत डाटा देना जुर्म है। बैंक में डकैती करना और इनकम टैक्स में जानबूझकर गलत क्लेम डालना, दोनों में फ़र्क नहीं। 14 अक्टूबर को हमारा लास्ट डेट है इनकम टैक्स रिटर्न का। नॉन फाइलर की कैटेगरी खत्म हो जाएगी। जो नॉन फाइलर हैं वो उन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का हिस्सा नहीं बन सकेंगे जो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। खा वो गाड़ी खरीदते हैं, खा वो मूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हैं, खा वो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, इन सब चीज़ों पर पाबंदी होगी। नॉर्मल बैंक अकाउंट ऑपरेट करने पर पाबंदी होगी। आसान अकाउंट सबको अवेलेबल होगा। इवेंचुअली गवर्नमेंट वुड मूव, एयर ट्रैवल है उसको भी इसमें रिस्ट्रिक्ट करेंगे। कैन नॉट हैव अ लाइफस्टाइल दैट वारंट्स इनकम टैक्स एंड स्टिल यू आर अ नॉन फाइलर। ये नहीं हो सकता। एक सूरत तो ये है कि वो फाइलिंग ही नहीं कर रहे, और दूसरी सूरत ये है कि वो अंडर फाइल कर रहे। नंबर ऑफ इंडिविजुअल के हिसाब से देखें तो नॉन फाइलर बड़ा प्रॉब्लम है। टैक्स लायबिलिटी के हिसाब से देखें तो अंडर फाइलिंग सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ जो लेवल ऑफ ट्रूथ है ना एज ए सोसाइटी, वो बहुत कम है। जब लोगों ने अपनी गलत सलत फाइल करनी शुरू की तो दूसरी साइड पे हमारी ऑडिट कैपेसिटी भी नहीं थी। तो सेल्स टैक्स लॉ के तहत गलत डेटा देना एक क्रिमिनल ऑफेंस है। यानी जिस तरह कोई बंदा बैंक में जाके डकैती करे या इनपुट टैक्स का क्लेम ज्यादा डाले, इन दोनों में कोई फर्क नहीं अगर उसने नीयत से गलत डाला है। एमनेस्टी देने का तो किसी को राइट नहीं है। लॉ में जो क्राइम है उसको खत्म नहीं किया जा सकता। पास को हम बिल्कुल एमनेस्टी नहीं दे सकते, लेकिन पास के ऊपर एक्शन को हम एज ए डिटरेंट यूज करेंगे। जब उन्हें अंदाजा हो जाएगा कि ये डिटरेंस इफेक्टिव है तो ये खुद इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। जिन यूनिट्स का मैन्युफैक्चरिंग साइड पे 2,50,000 से ज्यादा की जिनका सेल होगी, हम उनके अगेंस्ट मैसिव कोर्सिव पावर लेंगे। इसमें बैंक अकाउंट भी फ्रीज होंगे, प्रॉपर्टीज भी अटैच होंगी, प्रेमिसेस भी सील होंगे। बलोचिस्तान में 29,000 ज़राई ट्यूबवेल्स को सोलर सिस्टम पर मुंतकिली का मंसूबा तातुल का शिकार है। विफाकी हुकूमत की जानिब से मंसूबे की तकमील के लिए दी गई 3 माह की डेडलाइन पूरी हो गई है, लेकिन एक भी ट्यूबवेल को सोलर पर मुंतकिल नहीं किया जा सका। तफसील बताएंगे नदीम कौसर। ये जो प्रोजेक्ट है इसमें 70% इस मंसूबे के लिए वफाक फंड मुहैया कर रहा है और 30% बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ये फंड मुहैया कर रही है। और इस तरह इंशाअल्लाह ये मंसूबा 3 महीनों में मुकम्मल होगा। बलूचिस्तान में 29,000 ज़राई ट्यूबवेल्स को सोलर पर मुंतकिल करने के मंसूबे पर सूबाई हुकूमत और वफाकी महकमे तवानाई के दरमियान रवां साल 8 जुलाई को दस्तखत हुए। मंसूबे की तकमील के लिए 3 माह का वक्त तय हुआ था, लेकिन डेडलाइन गुजरने के बावजूद ये अहम मंसूबा जूं का तूं है। इस सूरत हाल में ज़मींदारों का कहना है कि हमें सोलर भी नहीं दी जा रहे और हमारी बिजली भी नहीं है। तो हमारा ये मुतालबा है ख़ुसूसन वज़ीर आला साहब से और चीफ सेक्रेटरी साहब से कि जब तक सोलराइजेशन के तकमील तक आप हमें तमाम ज़रूरी फीडरों पे कम से कम 6 घंटे बिजली की वो यकीनी बनाएं।
ज़राई ट्यूबवेल को सोलर पर मुंतकिली के लिए वफाकी हुकूमत ने 38.5 अरब रुपए जबकि सूबाई हुकूमत ने 16.5 अरब रुपए अदा करने थे। सूबाई हुकाम का कहना है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से उनके हिस्से की रकम अभी मौसूल नहीं हुई है। सूबाई हुकूमत ने उसमें जो फंडिंग में जो शेयर है अपना वो एलोकेट कर दिया है। वफाकी हुकूमत ने अपनी यकीन दहानी करवा दी है कि वो इसके सिलसिले में जो फंडिंग रिक्वायर्ड होगी वो फराम करेंगे। मुल्की मईशत में ज़राअत का शोबा रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। बलूचिस्तान में 29,000 ज़राई ट्यूबवेल्स को सोलर पर मुंतकिल करने का मंसूबा अहम तरीन मंसूबा है। ज़मींदारों का मुतालबा है कि इस मंसूबे पर जल्द अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन एक्मे रोजर के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा। सिंध हुकूमत की जानिब से जिला बदीन के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का मंसूबा अब तक फाल न हो सका। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज जई। सिंध हुकूमत की जानिब से 3 साल कबल सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के तहत सिंध भर में 40 सरकारी इमारतों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, जिसमें 33 सरकारी अस्पताल भी शामिल थे। इन्हीं में एक ज़िला बदीन का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल भी है, जहां 1 मेगावाट यानी कि 1000 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाया गया, लेकिन ये 3 साल हो चुके हैं, इसको फंक्शनल नहीं किया जा सका है। इस बारे में जब हमने इस प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर महफूज काजी से बातचीत की तो उनका दावा था कि प्रोजेक्ट मुकम्मल तौर पर फ़ाल है और अस्पताल को मुफ्त बिजली फराहम कर रहा है, लेकिन अस्पताल इंतज़ामिया का कहना है कि एनर्जी डिपार्टमेंट की जानिब से उनको ये मनसूबा हैंड ओवर ही नहीं किया जा सका है और इस वक्त इससे 1 किलोवाट बिजली भी पैदा नहीं की गई है, जिसकी वजह से जो अस्पताल इंतज़ामिया को सालाना करोड़ों रुपये बिजली के बिलों और जनरेटर के डीजल की मद में अदा करने पड़ रहे हैं। बोलान के इलाके दोजान में रेलवे पुल की दोबारा तामीर के बाद आज कोयटा से अंदरून मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस बहाल हो रही है। इसकी तफसीलात बताएंगे कोयटा से रेलवे स्टेशन पर मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शहाब उमर। आज बलूचिस्तान के ज़िला बोलान के इलाके दोजान के मकाम पर 1.5 माह कबल तकरीब कारी से जो रेलवे का पुल मुतासर हुआ था उसकी मरम्मत और बहाली होगी और 1.5 माह के बाद कोयटा से अंदरूनी मुल्क के लिए जो ट्रेन सर्विस है वो बहाल हो गई और इस वक्त मैं कोयटा रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि 1.5 माह बाद जो ट्रेन सर्विस बहाल हो गई और मुसाफिरों की आमद का सिलसिला जारी है और वह भी खुश दिखाई दे रहे हैं और साथ ही जो कुली हम देख सकते हैं कि उनको 1.5 माह बाद रोज़गार उनका दोबारा से खुल गया, वो भी खुश दिखाई दे रहे हैं। महकमे रेलवे हुकाम के मुताबिक इस 1.5 माह के दौरान जो ट्रेन का पहिया रुका हुआ था इससे महकमे को तकरीबन 6.5 करोड़ रुपए के नुकसान का सामना करना पड़ा और इसके अलावा जो पुल की जो मरम्मत हुई है उसमें भी तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए के अखराजात आए और मजमूई तौर पर 9 करोड़ रुपए इसमें खर्चा आया है। आज से ट्रेन सर्विस बहाल हो गई है, मुसाफिरों के जाने का सिलसिला शुरू हो गया। आपसे कुछ देर बाद तकरीबन 9 बजे कोयटा से पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस रवाना होगी और जो मुसाफिर उनकी आमद का सिलसिला जारी है। जी, रहीम यार खान के सहराए चोलिस्तान की सकाफत और सयाहत को उजागर करने के लिए मुल्क भर के बाइकर चोलिस्तान पहुंच गए हैं। रिपोर्ट करेंगे मलिक मोहम्मद असलम। दरियाए सिंध और सहराई चोलिस्तान, जिसे रोही भी कहते हैं, यहाँ तारीखी और सकाफती वर्से को उजागर करने और सियाहत के फरोग के लिए 100 से जायद बाइकर्स का काफिला रहीम यार खान पहुंचा, जिसका वालेहाना इस्तकबाल किया गया। सियाहों को पुलिस प्रोटोकॉल दिया गया, जबकि शहर की सड़कों पर शोर मचाती चमचमाती हैवी बाइक्स शहरियों की तवज्जो का मरकज बनी रहीं। सियाहों ने सहराए चोलिस्तान में मौजूद तारीखी किलों, हज़ारों साल पुराना पतन मीनारा, अबू ज़ेबी रोड, अबू ज़ेबी महल, किला अहमदपुर लम्मा, भुंग शरीफ मस्जिद का दौरा किया। लोगों को बताया जाए कि पाकिस्तान का ये खित्ता पुरअमन है और सियाहत के लिए बहुत ही साजगार। मुख्तलिफ शहरों में हमारा भरपूर बाइकर का इस्तकबाल हुआ, 100+ वहाँ बाइकर थे, तो इसमें कोई फीमेल फैमिली भी ने भी हमारे साथ सफर ट्रैवल किया। सियाहों ने टाउन हॉल के सब्जाजार में कयाम किया। सुबह के वक्त नान, चने, मुर्ग, पाए, लस्सी और चाय के नाश्ते से तवाज़ो के बाद रवाना कर दिया गया। मलिक असलम, जियो न्यूज़, रहीम यार खान। आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी आलमी सकाफती मेले के 15वें रोज हिस्पानवी ग्रुप की जानिब से वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। बाज़ौक़ शहरियों की फरमाइश पर थिएटर प्ले तालीम बालगां 2.0 दोबारा पेश किया गया। अहवाल बता रहे हैं वकास आलम अंगारिया।
आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में जंग और जियो के इश्तराक से जारी 38 रोज़ा वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल पूरी आबोताब के साथ जारी है। 15वें रोज़ स्पेन के ग्रुप ब्लू बुक कंपनी की जानिब से थिएटर और म्यूजिक से मुताल्लिक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। मतलब आपको एक इमेज क्रिएट करनी थी और विदाउट आपने बोले हुए, तो उसमें आप किस तरह से अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसमें वो चीज़ें सिखाई गई। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और मैं चाहता हूँ कि आर्ट्स काउंसिल जो है इसको और भी बढ़ाए और बाहर से लोग और भी आएँ। बाहर की कंट्रीज़ में कैसे होता है, कैसे थिएटर होता है, उससे थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ यहाँ पे भी चलो सीखने को मिला, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, अच्छा लगा। अवाम की पुरजोर फरमाइश पर थिएटर प्ले तालीम बालगान 2.0 दोबारा पेश किया गया। ये बता कि तू घर में माँ से ज्यादा डरता है या बाप से? कभी पूछ के आता यही बता, यही मैं घर में अपने बाप से डरता हूँ, तो फिर मादरी जबान सरकारी जबान कैसे हो सकती है? शुरका का कहना था कि ऐसे थिएटर्स लोगों की इस्लाह का सबब बनते हैं, जिसमें मजाक के साथ मुआशरती खराबियों को फ़नी महारत के साथ उजागर किया गया हो। बहुत अच्छा लगा। अगर मैंने पहले ना देखा होता और आज मुझे देखने का मौका ना मिलता तो मैं वाकई इसको मिस करता। इसने बहुत सारे पैगाम दिए। ऐसे थिएटर्स का कल्चर जो है वो कराची के अंदर और आना चाहिए। जो एक पुराना जो कराची की ओल्ड वाइब्स थी वो ऐसा लग रहा है कि एक नॉस्टैल्जिक, अगर कोई 90s 70s का अगर कोई दौर होता तो वो मैंने इस तरीके के थिएटर में एक्सपीरियंस किया। मुझे बहुत अच्छा, बहुत लाइवली लगा और इन्होंने जिस तरीके से दो जनरेशन्स को जो है पोर्ट्रे किया है, पिछली और अभी की जनरेशन, और जो एजुकेशन सिस्टम जिस तरीके से हो गई है, सो आई रियली लाइक दैट। हिदायतकार फरहान अहमद का कहना था कि ये खेल दोबारा से लिखा है और हालात हाजरा के मसाइल और मौज़ूआत को बहस बनाया है। बहुत मुश्किल होता है। राइटिंग जो है वो एक अपने आप में एक मुश्किल काम है, और फिर एक ऐसी चीज़ जो कि अपने आप में एक बहुत ही पुख्ता जगह रखती हो, उसको छेड़ना और उसके ऊपर आगे काम करना वो और मुश्किल काम है। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा। कैमरा टीम शेर ज़मीर और नासिर अली के साथ वकास आलम अंगारिया, जियो न्यूज़, कराची।